हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 एसएसटी जीएसईबी बोर्ड से चैप्टर नंबर 6 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मिडिवल एज। तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, कैसे पूरे के पूरे राज्यों को चलाया जाता था, उस समय की बिल्डिंग्स कैसी होती थी, आर्किटेक्चर क्या था। तो मिड एवल एज का मतलब होता है बच्चों कि जो देखो हमने हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक था एंशियंट हिस्ट्री और बीच वाले पीरियड को हमने मिड एवल एज कह दिया है, और अभी जिस समय में हम लोग रह रहे हैं उसे हम मॉडर्न टाइम्स कहते हैं। तो चलो समझते हैं कि क्या क्या था, कैसे हमारे एंशियंट टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसे होता था और कैसे आर्किटेक्चर्स होते थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कसम मीट्स लोक डायरो। तो कसम मीट का जो लोक डायरो का मतलब गुजरात स्टेट में सभी को पता है, डायरा मतलब जब एक ग्रुप ऑफ फोक सिंगर्स परफॉर्म करते हैं, was organized in the village square यानी चौक में, and the entire village had gathered there at night। तो रात को पूरे के पूरे गांव वाले सभी आ गए थे और चौक में कसम मीर का लोक डायरा चल रहा था। Small children had already taken their positions in the front row। Patriotic songs were also being sung at the लोक डायरो। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने आगे की रोज पकड़ ली थी, आगे जाकर वो बैठ गए और पेट्रियोटिक सॉन्ग मतलब देशभक्ति के जो गाने थे वो भी इस लोक डायरे में गाया जा रहा था। लोक का मतलब होता है पब्लिक और डायरो मतलब जो उनके सॉन्ग्स होते हैं, जो भी पब्लिक के फोक सॉन्ग्स and along with folk songs। उत्सव like the पालिया recital, तो songs sung in honor of martyrs। तो जो भी लोग शहीद हुए हैं उनकी ऑनर में जो रिसाइटल यानी गाने गाए जाते हैं उसे पालिया कहा जाता है। वेरी मच। द नेक्स्ट डे ही आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर व्हाट डज पालिया मीन। तो ये एक बच्चा अपने मतलब उत्सव नाम का ये जो बच्चा है उसको पालिया बहुत पसंद आए थे। ये जो ऑनर ऑफ मार्टियर्स यानी जो हमारे सोल्जर शहीद हो गए थे उनके ऑनर में जो गाए गए थे, तो उत्सव को बहुत पसंद आया। उसने अपने दादा से पूछा कि पालिया का मतलब क्या होता है। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट अ पालिया इज अ मेमोरियल कॉमोरेटिंग द हीरोज। तो पालिया का मतलब इस तरीके के वो सॉन्ग्स होते हैं जिसमें हमारे जो देश के हीरोज हैं उन्हें हम याद करते हैं। इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू मार्टियर्स हु हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स while protecting and ensuring the welfare of the people। तो ये एक ट्रिब्यूट यानी हम उनको क्या देते हैं, एक है बच्चों श्रद्धांजलि। जब हम किसी को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं तो उसे हम ट्रिब्यूट कहते हैं। तो पालिया हम ऐसे हीरोज को ट्रिब्यूट देते हैं उनको उनके गाने गाकर। दीज पालियाज आर वर्शिप्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड सॉन्ग्स आर सung एज होमेज टू दीज मार्टियर्स। दिस इज़ द कल्चर ऑफ अवर कंट्री। तो हम लोग ऐसे जो महान हीरोज थे उनको क्या देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उनको वर्शिप करते हैं, उनको पूजते हैं, उनकी स्टैचूज बनाते हैं। जैसे बच्चों भगत सिंह की स्टैचू बनी हुई है, इसी तरीके से हम लोग और भी जैसे सुभाष चंद्र बोस है तो उनकी सबकी स्टैचूज बनी होती है और हम उन्हें याद करते हैं, उनके लिए गाने भी गाते हैं। तो देखो उत्सव एंड हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्टेड हिज ग्रैंडफादर प्लीज एनलाइटन अस अबाउट द कल्चर ऑफ अवर कंट्री। तो उत्सव और उसके दोस्तों को बहुत इंटरेस्ट आया इन चीज़ों में और उन्होंने दादाजी से रिक्वेस्ट की कि दादाजी हमें प्लीज़ थोड़ी और नॉलेज दीजिए हमारे देश के कल्चर के बारे में। तो वेट सेड ग्रैंडपा, ही वेंट एंड केम बैक विद सम पिक्चर्स। ही देन आस्क्ड उत्सव, कैन यू सी टेम्पल्स इन दीज पिक्चर्स? इट सीम्स एज इफ दीज स्टोन्स हैव देयर ओन स्टोरीज टू नरेट, इजंट इट? Today I shall tell you about the civilization and culture of the Rajput age। तो दादाजी ने बोला कि रुको रुको, और ऐसा कह के वो घर के अंदर चले गए। वहाँ से वो कुछ पिक्चर्स लेकर आए, पिक्चर्स बाहर लाकर उन्होंने दिखाई और फिर उत्सव को बोला कि उत्सव तुम्हें लगता है कि ये जो पत्थर हैं इस पिक्चर के अंदर ये खुद की स्टोरी खुद ही बता रहे हैं। तो चलो आज मैं तुम्हें हमारे देश की सिविलाइजेशन यानी कैसे कैसे हमारे देश में बदलाव आया, कल्चर कैसा था राजपूत एज के समय का, उसे जानते हैं। अब देखो समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज। तो कैसा सिस्टम था उस समय, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था। तो राजपूत एज के समय ड्यूरिंग द राजपूत एरा का मतलब राजपूत एज का समय।
India was not ruled over by any one king. India was divided into big and small states, and the extent of each kingdom depended on the king's military पावर्स। तो स्टूडेंट्स, जो राजपूत एरा था उस समय कोई एक राजा नहीं थे पूरे देश के, बल्कि छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे किंगडम्स में राजा थे, छोटे बड़े किंगडम्स थे, और राजा कितना बड़ा है वो उसकी मिलिट्री पावर पे डिपेंड करता था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो स्पेलिंग है ये गलत है। You have been briefed about the Rajput kings and dynasties in the previous chapter। तो हम चैप्टर नंबर 4 में राजपूत एज में राजपूत डायनास्टीज यानी कौन कौन सी राजपूतों की जो कहते हैं ना पीढ़ियां थी उनके बारे में जान चुके हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड एक्सटर्नल इन्वेशंस ड्यूरिंग दैट टाइम। तो इस चैप्टर में हम लोग किस तरीके से वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे, कार्य को, लिटरेचर वर्क कैसा था, आर्किटेक्चर यानी कैसी कैसी बिल्डिंग्स बनी है उनके समय पे, और बाहर से कौन कौन उस समय युद्ध करने आए थे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। After the 7th century, various Rajput dynasties ruled in India. However, even though different dynasties came to power, there was little change in the administrative system। तो 7वीं सेंचुरी के बाद राजपूत डायनेस्टीज ने क्या किया, भारत में राज किया, अलग अलग डायनेस्टीज पावर में आई और थोड़ा थोड़ा चेंज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में होता गया। दो किंगशिप वॉज हेरिडिटरी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता था, इस तरीके से उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती थी। इट वॉज नॉट कंपल्सरी दैट द एल्डेस्ट सन वुड ऑलवेज ऑटोमेटिकली बिकम द नेक्स्ट किंग। अब जिस राजा के 2-3 बच्चे होते थे तो उनमें आपस में युद्ध चलता रहता था, कौन राजा बनेगा, तो षड्यंत्र भी होता था, कभी कभी बच्चों को मरवा दिया जाता था, युद्ध होते थे। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि राजा का जो बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा। The heir apparent selected by the king was called the crown prince। तो जिस बच्चे को राजा सिलेक्ट करते थे उसे ही क्राउन प्रिंस कहा जाता था। In some cases even people and ministers elected or selected their king। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कश्मीर में किंग यशाकारा जो सिलेक्ट हुए थे ब्राह्मण ग्रुप के द्वारा, और उनको क्या किया गया था, उनको शपथ विधि करवाई गई थी, उनको ताज पहना गया था। गुजरात में कुमारपाल वॉज सिलेक्टेड एज सक्सेसर बाय द काउंसिल मिनिस्टर्स, जो भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने कुमारपाल को सिलेक्ट किया था राजा के रूप में। द मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग टू एडमिनिस्टर एंड मैनेज द किंगडम इफेक्टिवली। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो हम लोग देखते हैं ना राजा के दरबार में बैठते हैं, वो दरअसल राजा ही चुनते हैं ताकि उन्हें सही सलाह मशुरा मिले और क्या हो, राज्य ढंग से चल सके। येट एट टाइम्स पीपल बिकेम विक्टिम्स ऑफ पुअर रॉन्ग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। फिर भी कभी कभी गलत पॉलिसीज के कारण क्या हो जाता है, लोग जो होते हैं वो विक्टिम यानी लाचार हो जाते हैं और उनको बहुत कुछ गलत फैसले झेलने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब देखो समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन विलेजेस कैसा था। Village institutions were very important during the medieval period. The panchayat looked after its administration। तो विलेज में जो भी सिस्टम होता था, जो भी किसी के ऊपर न्याय करना होता था, कोई गलत बात हो रही है, कोई सही बात हो रही है, कोई फैसले बनाने, तो हर एक चीज पंचायत तय करती थी, सरपंच तय करते थे। द हेड ऑफ द पंचायत वॉज कॉल्ड मुखी और सरपंच। तो आपने बहुत बार मूवीज में देखा होगा, गाँव में सुना होगा, गाँव में सरपंच होते हैं या फिर मुखी होते हैं। And he was responsible for protecting and delivering justice to the villagers। और वही जिम्मेदार होते थे कोई भी किसी को भी प्रोटेक्ट करना हो या न्याय देना हो विलेजर्स को। His was the final word। और जो भी उनके शब्द होते थे वो फाइनल होते थे। Still in many cases the ग्राम सभा would also give verdict and punish culprits। तो जो भी गुनहगार होते हैं उनको ग्राम सभा यानी गांव में जो भी मेन लोग होते हैं, मंत्री जिसे कहते हैं, जिन्हें गांव के लोग ही चुनते हैं, वो कल्प्रिट्स को यानी गुनहगारों को सजा देते हैं। इवन टुडे एट द विलेज लेवल द ग्राम पंचायत और द एल्डर्स ऑफ द पंचायत प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द पीपल। तो आज भी गाँव में मतलब जो ग्राम पंचायत होती है या जो बड़े होते हैं वो लोगों को गाइडलाइंस देते हैं कि गाँव में इसी तरीके से रहना है, ऐसे ही करना है, ये रीति रिवाज होने चाहिए।
At that time, land revenue was the main income of the kingdom. Each kingdom had different ways of collecting land revenue, but usually the sixth part of the cultivation was taken as the land revenue. Apart from this, other taxes were also levied on the people. Different officers were appointed for different activities. Moreover, taxes were collected at ports and octroi points. Landlords collected the tax and paid tribute to the kings. तो स्टूडेंट्स उस समय पे लैंड रेवेन्यू यानी लैंड के ऊपर टैक्स लिया जाता था और यही किंगडम यानी किसी भी राज्य की मेन इनकम होती थी। 1/6 पार्ट जो होता था कल्टीवेशन का यानी जो भी फसल उगती थी वो राजा के दरबार में दे दी जाती थी। इसके बाद जो लोगों पे टैक्स लगाया गया था, जो भी वो लोग बनाते थे बेचते थे, इसके बाद अलग अलग ऑफिसर्स को इस एक्टिविटी के लिए अपॉइंट किया गया था कि भाई आपको टैक्स कलेक्ट करना है। पोर्ट पे यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो भी उस समय दरिया से जाते थे आते थे तो वहां पे टैक्स लिया जाता था। ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स का मतलब होता है कि हर किंगडम, एक किंगडम से दूसरे किंगडम, यानी उस समय तो किंगडम मतलब क्या, पूरा एक राज्य हो गया, पूरा एक देश हो गया, तो एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने के लिए भी क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। लैंडलॉर्ड टैक्स कलेक्ट करते थे और फिर वो पे करते थे ट्रिब्यूट, यानी जाकर राजा के जो कहते हैं ना राजा को खुश करने के लिए वो सारा का सारा टैक्स उनके चरणों में